हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने इसी टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है कि आखिर गॉस लॉ है क्या। तो गॉस लॉ क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या किसके बराबर, फाई किसके बराबर, तो क्यू बाई एप्साइलन नोट के बराबर, फाई क्यू बाई एप्साइलन नोट। उसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया हुआ था। फिर गॉस लॉ की ही सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग कंडीशंस में हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा। अगर कोई भी होलो स्फीयर है और अगर होलो स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग नेचर का हो चाहे नॉन कंडक्टिंग नेचर का हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने इस क्रम में देखा था क्या कि होलो स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग नेचर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग नेचर और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग नेचर, यह तीनों केस एक तरह से बिहेव करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी कि अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर हो और वह सॉलिड स्फीयर अगर नॉन कंडक्टिंग नेचर का हो और वह यूनिफॉर्मली चार्ज हो थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम में अगर उसके यूनिफॉर्मली चार्ज हो, आवेश दिया गया हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सॉलिड स्फीयर लेके चलते हैं, सॉलिड स्फीयर। और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या है, कैपिटल आर। और यह सॉलिड स्फीयर जो है ये आपका कौन सी नेचर का है, तो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। तो इसके पूरे पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस नहीं, पूरे वॉल्यूम पर हम लोग चार्ज को यूनिफॉर्मली किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो चलिए, यह एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर और इसके थ्रू आउट वॉल्यूम पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फिर वही तीन केस हो सकता है कि जिस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो हो सकता है कि इस सॉलिड स्फीयर के बाहर हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि वह उस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे हो। और तीसरा केस हो सकता है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर हो। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इस तीनों केस को डील करते हैं। याद रखिए क्या कि यह इस टाइप का जो क्वेश्चन है अलग अलग बोर्ड में पूछा गया हुआ है। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जाता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पहले ये फिगर बना करके आप लेट अस कंसीडर करके जो भी कुछ फिगर में दिखाई दे रहा है उसको लिख देंगे। और उसके बाद तीनों केस की आउटसाइड स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर, यह तीन केस को लेकर के आप डील करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 की क्या, तो जब पॉइंट P आउटसाइड स्फीयर हो, तो व्हेन P इज आउटसाइड द स्फीयर हो। तो चलिए इस केस में तो हम लोग मान लेते हैं कि ये देखिए कि पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के बाहर में है, जो कि इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर O से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। और यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमारा रूल क्या कह रहा है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो वहां से एक हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर ले रहे हैं।
तो ये आपका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया, जिसका रेडियस कितने के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। अब इस गॉसियन सरफेस के एक स्मॉल पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसका कि सरफेस क्या है, तो इस छोटे से भाग का सरफेस हम लोग ले रहे हैं, सरफेस एरिया ds ले रहे हैं। और इस सरफेस ds के इक्विवेलेंट अगर एरिया वेक्टर निकालनी हो तो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए यह एक एरिया वेक्टर ds जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिया गया होगा। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कि E और ds के बीच का अगर एंगल को हम लोग देखना चाहें कितना होगा, जो कि E और ds दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लेके चले हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग के पास क्या है, तो फ्रॉम गॉस लॉ वी हैव क्या, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स के बराबर। तो इस गॉसियन सरफेस के, इसको ये क्या है आपका, तो गॉसियन सरफेस, इसके अंदर का चार्ज क्या है, तो ये Q। तो Q के क्या, तो 1/ε0 मतलब क्या, Q/ε0 हो जाएगा। वन चार्ज का 1/ε0 टाइम्स मतलब क्या, यहाँ पर देख लीजिए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स मतलब Q/ε0, वो लिख दिया गया। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। E डॉट ds तो क्या हो जाएगा, E ds cos, दोनों के बीच का एंगल कितना, E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, Q/ε0। ये आपका 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, और ये आपका क्या, कांस्टेंट गॉसियन सरफेस पर, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। तो गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल लिया गया, अंदर क्या बच गया, सरफेस इंटीग्रेशन, ये वैल्यू 1 है, इंटू 1 करेंगे उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, तो Q/ε0। अब आगे E, जिसका की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, E इंटू सरफेस इंटीग्रेशन, किसका सरफेस इंटीग्रेशन, तो इस ds का, ये ds किसका पार्ट है, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इस टोटल गॉसियन सरफेस का हमको सरफेस एरिया लेना होगा, जो किसके बराबर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, तो 4πr²। तो 4π गॉसियन सरफेस का रेडियस हम लोग लेके चल रहे हैं r² इज इक्वल टू व्हाट, Q/ε0। तो हमारे पास इसीलिए E का जो वैल्यू है उसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, वो क्या, पहले 4π को भेजिए तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या, तो Q/ कितना, r²। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कौन से केस में, तो जब एक सॉलिड स्फीयर हो, और सॉलिड स्फीयर भी कौन से नेचर का हो, तो नॉन कंडक्टिंग नेचर का। ठीक है ना, चलिए इतना हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखिए क्या कि हमारे पास एक चीज और है, वो क्या, तो हमारे पास सरफेस नहीं वॉल्यूम चार्ज। क्यों, यहाँ पर देखिए इससे पहले हम लोग होलो स्फीयर में सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर चल रहे थे, क्या था वो, क्योंकि उसके सरफेस पे चार्ज था। मगर यहाँ पर इस केस में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज है, और जब थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज है तो हम लोग ना तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेकर चलेंगे, ना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लिख चलिए यहाँ पर, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी क्या, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को तो हम लोग लिखते हैं रो से, रो इज इक्वल टू कितना, तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, जितना पर जिस वॉल्यूम पर चार्ज है, तो ये क्या क्यू, कितने वॉल्यूम पर चार्ज है, तो ये आपका चार्ज है ये वाला गोला, गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, इस गोले का रेडियस कितना कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यूब, अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 क्यू/4 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्यू का अगर वैल्यू निकालना चाहें, चार्ज का वैल्यू निकालना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई ρ r क्यूब बाई क्या 3। अब इस क्यू के वॉल्यूम को हम लोग अगर यहाँ पर रख दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक नया एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू की जगह पे क्या, तो 4 पाई ρ r क्यूब और अपोन में क्या 3, और ये देखिए क्यू रखा गया है, बच क्या गया है आपका आर स्क्वायर, इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 4 और 4 कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट, अब केवल जो है अरेंज करके लिख डालिए, तो क्या हो जाएगा अरेंज करके अगर लिखना है तो E इज इक्वल टू, पहले क्या लेके चलो हम लोग, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट का क्या बच गया ऊपर में, और तो एक बचा हुआ है आपका आर क्यूब और दूसरा क्या बचा हुआ है स्मॉल आर का स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, तो ये हो गया रो के टर्म में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन के केस में, तो जब सॉलिड स्फीयर हो, कौन से नेचर का, तो नॉन कंडक्टिंग नेचर का और यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्यू के टर्म में और ये किसके टर्म में रो के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख चुके हैं क्या कि जब पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रो के टर्म में, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यू बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए क्या कि इस फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू किसी भी गोला में जो चार्ज दिया जाएगा अगर उसको हम कांस्टेंट माने तो ये भी कांस्टेंट, तो बच क्या गया कि ई जो है वो आर स्क्वायर के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाले में भी देखिए कि रो कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एक फिक्स गोले के लिए उसका रेडियस का क्यूब भी कांस्टेंट, बच क्या गया आपका, सॉरी ये आपका स्मॉल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि ये जब आउटसाइड स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर ये जो आर है वो किसका लेंथ है, क्या है ये, तो गोले के सेंटर और जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है उसके बीच का लेंथ है। तो चलिए अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या, तो केस 2, व्हेन पॉइंट P is at the surface of a sphere, is at the surface of a sphere, कि जो हम लोग पॉइंट लेके चल रहे थे आउटसाइड में वो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सरफेस पर ही अगर हो तो ऐसे केस में ये देखिए चार्ज जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे है,
सरफेस पे। ये अगर सेंटर है तो O और P के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं r, स्मॉल r, और गोले का रेडियस लेके चल रहे हैं कैपिटल R। तो इस केस में हमारा स्मॉल r जो है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल R के बराबर, यानी कि इन दिस केस, किस केस में? तो जब पॉइंट P जिस पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कहाँ पे हो? तो स्फीयर के सरफेस पे हो, तो इस केस में हमारा जो R होगा वो किसके बराबर? कैपिटल R के बराबर होगा। ठीक है ना? तो अगर ये कंडीशन को लेते हुए अगर हम यहाँ पर लेके चले तो E किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नोट इंटू आर क्यूब तो है ही, और इस स्मॉल आर के बदले में भी हमको क्या रख देना है? कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास? तो E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर। तो एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया हमारा वो क्या आया? तो एक तो आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा आया हुआ है E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कि दोनों फॉर्मूला में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारे के सारे कांस्टेंट हैं, फिक्स वैल्यू वाले हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स वैल्यू, Q फिक्स वैल्यू, R रेडियस ऑफ द स्फीयर फिक्स वैल्यू, एक फिक्स स्फीयर के लिए। यहाँ भी एक फिक्स स्फीयर के लिए जो हमारा चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स, R फिक्स। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है? फिक्स, और ये वैल्यू जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है ना? तो पहले तो इस केस में E का जो वैल्यू है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ क्या है कि मैक्सिमम है। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग तीसरे और लास्ट केस में चलते हैं कि जिस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर हो। तो इस केस के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, यह एक सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसका रेडियस क्या है? तो कैपिटल आर। अब हम एक पॉइंट P लेके चल रहे हैं जो कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है, इनसाइड में है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से? तो सेंटर O से वो है स्मॉल r। तो यही पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो सबसे पहले पॉइंट P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया गया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए क्या कि इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस में देखा जाए तो पूरा का पूरा चार्ज नहीं आया हुआ है, कुछ चार्ज जो है ना इसके बाहर में भी रह गए हुए हैं। तो टोटल चार्ज हमारा Q था, और अंदर गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज Q नहीं आ पाया है। तो अंदर वाले चार्ज को हम लोग मान लेते हैं क्या? Q डैश। ठीक है, तो पहले अंदर वाले गोले पे आखिर कितना चार्ज है वो हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो देखिए यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कि अगर वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है तो हमारा चार्ज कितना था? तो चार्ज था Q। अगर वॉल्यूम 1 है तो चार्ज कितना होगा? तो 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, और अगर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में चार्ज निकालना है?
ये गॉसियन सरफेस वाले में, और इस गॉसियन सरफेस का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है, तो वॉल्यूम अगर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जो गॉसियन सरफेस लेके चल रहे हैं उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट, बच कितना गया, तो ये हो गया है क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो आपका इतना निकला। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो वही हमारा जो प्रोसेस है गॉस लॉ से, तो नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ क्या है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर, तो चार्ज के बराबर। किसके अंदर का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, और गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को क्या मानेंगे हम लोग, क्यू डैश, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर। तो फिलहाल हम लोग क्यू डैश ही लेके चलते हैं, बाद में फाइनल एक्सप्रेशन में क्यू डैश के बदले में ये वाला रख देंगे। तो क्या होगा ये क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे सोल्व कर रहे हैं तो सेम उसी प्रोसीजर से कि यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटे से एरिया को कंसीडर करें तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर जो होगा वो ds इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना यहाँ पर 0। तो क्या होगा ये ई ds cos 0 डिग्री बराबर क्या, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट बाहर, अंदर में क्या बचा हुआ रह गया आपका, ds cos 0 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे, E इंटू ds का इंटीग्रेशन, ds ये वाला गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया गया क्या, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग E का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या, अरेंज करके पहले लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, तो क्यू डैश बाई आर क्यू, ये आया। अब आते हैं हम लोग क्यू डैश का जो वैल्यू है उसको वहां पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश का वैल्यू, तो क्यू डैश का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, क्यू इंटू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, और बाई में पहले से आर क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसको, तो देखिए क्या क्या कटेगा, ये आर क्यूब कैंसिल आउट, बचा क्या आपका, तो E इज इक्वल टू 1 सॉरी कुछ मिस्टेक भी हो रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पर ये जो आर क्यूब है एक्चुअल में ये सरफेस एरिया है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको अगर भेजते हैं तो ये होगा कितना, तो ये होगा आर स्क्वायर, क्यू डैश का वैल्यू फिर से रख रहे हैं हम लोग, क्यू डैश का वैल्यू है क्यू इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, और बटा में पहले से है आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये और ये पावर खत्म, बचा क्या यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका कब का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जब पॉइंट P गोले के अंदर हो, सॉलिड गोले के अंदर हो। अब इस केस में देखिए, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट, बच क्या गया यहाँ पर स्मॉल आर, यानी कि ये ऊपर में है न्यूमरेटर में है, तो कह सकते हैं हम लोग क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों केस में
तीन तरह का आया, क्या क्या? तो जब पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब पॉइंट P सरफेस ऑफ द स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट और अपना मैक्सिमम वैल्यू लिया हुआ है। और केस 3 में जब इनसाइड द स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो आर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि ये सब आर है क्या? तो ओ और जिस पॉइंट पर ओ क्या, गोले का केंद्र, गोले का सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, और पी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना? अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ई वर्सेस आर ग्राफ, तो ये देखिए अगर ये आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है तो इधर का पॉइंट अगर हम लोग लें तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या कि इनसाइड द स्फीयर। इस पॉइंट पर अगर लेके चले सरफेस ऑफ द स्फीयर, और इस पॉइंट पर लेके चले तो आउटसाइड द स्फीयर। तो पहले इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में कैसा रिलेशन, तो समानुपाती कर्व। ठीक है ना? मतलब कि इसका ग्राफ होगा ऐसे, और कहां तक जाएगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, जब तक कि वो पहुंच ना जाए कहां पर, सरफेस पर। देखिए सरफेस पे पहुंचा है, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हुआ है। फिर इसके बाद यानी कि आउटसाइड द स्फीयर वो क्या है आपका, तो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है? तो ये आपका कह लीजिए क्या कि ई वर्सेस आर ग्राफ है कौन से केस का, तो सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के टर्म में किस तरह से वेरी करता है उसका यह ग्राफ है। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, तो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर ये वाला केस, ये क्या है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। और ये वाला केस क्या है, तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि गॉस लॉ क्या है और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में एक्सटर्नल पॉइंट P पर या कोई भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो आपको गॉस लॉ के बारे में लिख करके ये तीनों केस को आप लोगों को डील करना होगा, तब जा करके आपका पूरा का पूरा फुल आंसर होगा। ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग गॉस लॉ का ही एक और एप्लीकेशन, वो क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट या फ्लैट शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक इनफाइनाइट शेप का एक थिन प्लेन शीट, यानी कि इसका जो है थिकनेस क्या है, तो नेग्लिजिबल, और ये कर्व लाइन शो कर रहा है वो क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है ना? इनफाइनाइट डायमेंशन का एक प्लेन शीट लिया गया हुआ है। अब यह यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। ठीक? और इस पर टोटल चार्ज हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं क्या, तो टोटल चार्ज है Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इस प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और टोटल चार्ज क्या, Q। और थिकनेस कितना है इसका, तो थिकनेस नेग्लिजिबल, और डायमेंशन क्या है, तो ये इनफाइनाइट रूप से फैला हुआ है। अब इसके कारण किसी एक्सटर्नल पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस देखिए क्या, कि ये अगर प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है ये और बहुत ही पतला है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर होगा वो इतना इस डायरेक्शन में जितना फील्ड क्रिएट करेगा उतना इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि यह एक पतला शीट है और एक लेयर माना जा सकता है चार्ज का, और वो एक लेयर दोनों साइड में क्या होंगे, वो अपना प्रभाव डालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि ये गॉसियन सरफेस एक लिया गया इस पॉइंट पी से होते हुए, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में भी ये शीट के पीछे वाला डायरेक्शन वहां पर, ठीक है ना। ये एक सिलेंडर के शेप का है, या मान लीजिए क्या कि एक पतले शीट में एक सिलेंडर आर पार किया हुआ है। सिलेंडर का आधा भाग शीट के इस साइड और आधा भाग इस साइड है, और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या, तो अगर हम यहाँ पर इस पहले भी बता चुके हैं क्या कि सिलेंडर के शेप का अगर गॉसियन सरफेस होता है तो उसके तीन भाग को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक सिलेंडर के दोनों भाग जो कि सर्कुलर भाग है, और दूसरा क्या, लेटरल सरफेस वाला भाग। तो ये तीन भाग में सबसे पहले अगर हम इस भाग में कंसीडर करें तो इस भाग में सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही। तो कितना हो जाएगा ये आपका सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर इधर की ओर लेके चले हम, तो इधर की ओर क्या आपका, तो ये आपका सरफेस एरिया या कहिए एरिया वेक्टर, और ये क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से। और ये जाने जगह पे ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया जो है, यहाँ पर अगर छोटा सा भाग कंसीडर करें तो सरफेस एरिया ये वाला में ds एरिया वेक्टर, और फील्ड इधर की ओर ये, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट भाग। ये आपका जो बीच वाला पोर्शन है जो लेटरल सरफेस एरिया वाला, उसको सेकंड भाग, और ये वाले को हम लोग मान लेते हैं थर्ड भाग। अब इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास फ्रॉम गॉस लॉ क्या है, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज तो ये तो इनफाइनाइट शेप का था, इनफाइनाइट शेप में क्यू चार्ज, तो मगर हम तो गॉसियन सरफेस इतना ही इलाका में बनाए हुए हैं, तो इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं हम लोग क्या, क्यू डैश। तो क्यू डैश बाई क्या, एप्सिलॉन नोट। अब इसको हम लोग ये तीनों भाग के लिए तोड़ते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के लिए। पहले भाग 1 के लिए, तो भाग 1 के लिए देखिए क्या, ई डॉट डी एस पहले लिख ले रहे हैं, ई डॉट डी एस। भाग 2 के लिए ई डॉट डी एस। फिर भाग 3 के लिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है। फिर आगे भाग 1 में देखिए, भाग 1 में ई और डी एस के बीच का एंगल 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डी एस कितना, तो कॉस 0 डिग्री। ठीक है। भाग 2 में, भाग 2 में क्या, तो ये 1 का था, भाग 2 का ई डी एस, भाग 2 में क्या है, ई और डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे क्या कॉस 90 डिग्री। भाग 3 में ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये ई डी एस, सॉरी ये तो फॉर्मूला तोड़ रहे हैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो क्यू बाई क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए आपका ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका वैल्यू तो सेम होगा, ये हम बाहर निकाल दें, बच के आ गया आपका डी एस। ये
खत्म, क्योंकि cos 90 बराबर जीरो, जीरो खत्म, जीरो सबको मल्टीप्लाई करके खत्म कर देगा। फिर क्या बचा यहाँ पर प्लस, ये कितना e बाहर आया, इंटीग्रेशन ds बराबर क्या, तो q डैश बाई एप्सिलॉन नोट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds, 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्या, तो q डैश बाई एप्सिलॉन नोट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या है आपका, तो 2e इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, हम लोग s लिख सकते हैं। s क्या, तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंडर के शेप का है, उसके एंड पॉइंट्स का एरिया, ये जो सर्कुलर भाग है या सर्कल है उसका एरिया। यहाँ भी क्या, इसका एरिया क्या s, ये वाला भाग का भी एरिया क्या s, तो ये s इज इक्वल टू q डैश बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू डैश को हम लोग क्या सकते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जितना में कि वो चार्ज है। तो ये क्यू डैश चार्ज है वो कितने भाग में है, ये एस एरिया वाले भाग में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा इंटू एस बाई क्या है एप्सिलॉन नोट। चलिए ये जो सिग्मा एस लिखा गया है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या, तो चार्ज बाई क्या एरिया, जितना एरिया में कि ये चार्ज है, ये चार्ज कितना में माने हुए हैं हम लोग, एरिया एस में माने हुए हैं। तो ये एस, तो क्यू डैश बराबर क्या सिग्मा इंटू एस लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया गया। ये देखिए एस और एस कैंसिल आउट, बच क्या गया आपका, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण। ठीक है, अब अगर यही रहता क्या कि इनफाइनाइट लेंथ वाला और मेजरेबल थिकनेस वाला अगर कोई भी प्लेट हो, इनफाइनाइट लेंथ वाला और मेजरेबल थिकनेस वाला अगर कोई प्लेट हो, तो देखिए क्या कि अगर उसका हम लोग यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करें, तो ये देखिए प्लस 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 एक सरफेस पे, जैसे ये बुक देख लीजिए, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का और कुछ थिकनेस लिया हुआ अगर कोई प्लेट है, तो इसके दो सरफेस होंगे, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, इस पर भी चार्ज होगा और इस पर भी चार्ज होगा। तो इन दोनों सतहों के कारण जो है अगर हम लोगों को लेके चलना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पहले एक सरफेस के कारण कितना, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, फिर दूसरे सरफेस के कारण क्या, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट। दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा तो आपका, तो टू एप्सिलॉन नोट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, ये टू टू कट गया। तो यही आपका कि अगर कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का और मेजरेबल थिकनेस वाला अगर सीट हो, तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, ये सॉरी यहाँ पर मैं टू लिखना भूल गया था, ये टू भी जा रहा है ना, और थिकनेस वाला हो तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बाई, फिर से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, तो एकदम प्लेन सीट नेग्लिजिबल थिकनेस वाला, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट किसके लिए, तो थिकनेस वाले के लिए, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट नेग्लिजिबल थिकनेस के लिए, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट मेजरेबल थिकनेस वाले सीट के लिए। तो चलिए आज हम लोगों का गॉस लॉ और इट्स एप्लीकेशन के सारे पोर्शन टच हो गए, जो कि हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप लोगों को देखना हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो को देखिए। अगर कुछ समझ में फिर से अगर डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।